आपका हमारे YouTube चैनल एरोरेट आराध्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का अध्याय 15 जो कि है हमारा पर्यावरण, उसके बारे में बात करें। जो पर्यावरण है वो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो आसपास की चीजें होती हैं। पर्यावरण में क्या है, जो हमारे आसपास चीजें हैं वो कौन कौन सी चीज होती हैं, जिसमें जैविक और अजैविक घटक आते हैं, वो जो शामिल होते हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब देखते हैं हम जो परितंत्र है वो कैसे बनता है, परितंत्र किसे कहते हैं। जो इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, जो फूड चेन वगैरह चलती हैं, जो खाद्य श्रृंखला चलती है, आहार नाम श्रृंखला, वो सब उसमें बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम हमारा पर्यावरण। तो जो हमारा पर्यावरण है उसके बारे में देखते हैं। जो पर्यावरण का जो मतलब है वो सभी चीजें वो हमारे आसपास रहती हैं, उनके बारे में देखते हैं। वो कौन कौन सी हैं, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनसे उसमें जो शामिल होता है, इसमें देखते हो जो जैविक और अजैविक घटक है उसको जो पारस्परिक जो मेल होता है उसके मेल को क्या कहते हैं, हम परितंत्र कहते हैं। किसके मेल को, जैविक और अजैविक घटक के जो पारस्परिक मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। उससे परितंत्र बनता है, ये भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के जो पारस्परिक मेल से क्या बन रहा है, परितंत्र। ठीक है ना। परितंत्र कैसे बनता है, जैव और अजैविक घटक के जो पारस्परिक मेल से ये बनता है परितंत्र। उसमें देखते हैं तो एक परितंत्र में जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किसमें, परितंत्र में जो जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसमें आहार श्रृंखला आती है या आहार जाल बनाते हैं। आहार श्रृंखला बोलो या आहार जाल भी बोल सकते हैं। इसमें दो आहार, इसमें कौन कौन आ रहा है, एक तो आहार श्रृंखला और क्या आ रहा है इसमें, आहार जाल। आहार श्रृंखला और आहार जाल इसमें बनते किसमें। तो चैप्टर क्या था हमारा, पर्यावरण, जिसमें कौन कौन था, जैविक और अजैविक घटक आते हैं जो कि हमारे आसपास होते हैं। और जैविक और अजैविक घटक के जो पारस्परिक मेल से क्या बन रहा था, इसको परितंत्र बन रहा था। किसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और जो इकोसिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या, एक परितंत्र में जो भी जीव होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसमें निर्भर रहने पर क्या होता है, इसमें आहार श्रृंखला और आहार जाल बनते हैं। तो मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, आजकल जो गतिविधियां हो रही है मनुष्य की, उनके कारण क्या हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ भी है, जैसे कि रॉकेट ऊपर भेज रहे हैं या ओजोन परत को क्षति होती है, तो जो उनकी गतिविधियां हैं उनके कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। तो उनसे समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। वो भी कई प्रकार की समस्याएं, जैसे कि ओजोन परत की जो क्षति होती है वो भी है, कचरे का निपटान वगैरह है, इसमें सब कुछ आता है। तो हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग इसके परितंत्र। अब हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं ना। परितंत्र, इको सिस्टम होता है कि एक क्षेत्र के जो भी जीव व अजैविक घटक होते हैं वो मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक परितंत्र है, इसलिए जो परितंत्र है उसमें जैविक व अजैविक, किसमें, परितंत्र में जैविक व अजैविक जो होते हैं, इनका जो परितंत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा
आदि से मिलकर बना होता है, जिसमें ये सब लोग शामिल होते हैं और जैविक व अजैविक घटक इसका निर्माण करते हैं। तो जो परितंत्र के जो प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। जो परितंत्र होता है उसके प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है जो कि मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो मानव निर्मित, एक होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक परितंत्र। परितंत्र तो ये दो हो गए। कौन कौन से? जो परितंत्र के प्रकार है, प्राकृतिक परितंत्र और एक होता है मानव निर्मित परितंत्र। ये तो इसके अब भागों के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे बटे हैं। जो परितंत्र है वो पहला कौन सा था? हमने देखा था जो प्रकार थे परितंत्र के, वो दो प्रकार के थे। वो कौन कौन से थे? एक तो प्राकृतिक था और दूसरा कौन था? मानव के द्वारा जो रचा गया था, मानव निर्मित परितंत्र। तो इसमें से हम पहले को उठाते हैं, जो प्राकृतिक है ना। तो प्राकृतिक जो परितंत्र है उसमें क्या होता है? हाँ है, जो विद्यमान होता है प्राकृतिक में ऐसा परितंत्र, उसको कहते हैं। उसमें जो उदाहरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उदाहरण में लिखते हैं जंगल। जंगल इंसान ने तो बनाया नहीं है, तो ये प्राकृतिक है। और कौन है? सागर। सागर भी नहीं बनाया इंसान ने, ये तो भी प्राकृतिक परितंत्र हो गया। और क्या उदाहरण हो सकता है इसमें? झील। तो जंगल, सागर, झील ये प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। और जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं उसमें जैसे आप जानते हो खेत है और जलशय है, जलाशय और बगीचे वगैरह हैं जो भी बनाए थे। जंगल ये तो मानव नहीं बनाएगा, ये तो बगीचे बना सकता है। तो बगीचा किस में आएगा? मानव निर्मित परितंत्र में। और जंगल किस में आएगा? प्राकृतिक में। इस चीज को याद रखना। मानव निर्मित। तो मानव निर्मित परितंत्र में क्या क्या होता है? तो ऐसे परितंत्र जो कि मानव के द्वारा रचाए गए हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें मानव निर्मित परितंत्र बोलते हैं। और इसमें कौन कौन आता है? खेत आते हैं इसमें, या खेती, जलाशय, खेती, जलाशय और बगीचा जो है ये मानव निर्मित परितंत्र में आते हैं। तो जो परितंत्र के घटक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो परितंत्र घटक जो हैं, परितंत्र घटक तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो पहला प्रकार होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक, जो कि जान चुके हैं आप। ये जैविक घटक, अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। और जैविक घटक, जैविक घटक, इनके उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक का जो उदाहरण है इसमें क्या आएगा? हवा, जल, भूमि, ठीक है ना। और जैविक घटक का कौन कौन उदाहरण है? हवा, जल, भूमि। और जैविक घटक में क्या आएगा? पौधे और जानवर। इसमें पौधे और जानवर आते हैं। जो जैविक घटक होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं।
जो जैविक घटक होता है वो 3 प्रकार का होता है। उसमें कौन कौन आता है? इसमें पहला आता है उत्पादक, पहला है उसमें उत्पादक, दूसरा है उसमें उपभोक्ता, और उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। जो उपभोक्ता होते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है? तो जो परितंत्र है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक के उदाहरण कौन कौन से? हवा, जल, भूमि। और जैविक घटक के कौन कौन से हैं? पौधे और जानवर। और जो जैविक घटक है वो 3 भागों में बटा हुआ है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और जो उपभोक्ता है और उसको देखते हैं, जो उपभोक्ता है वो 4 भागों में बटा है। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वहारी और एक होता है परजीवी। तो उसके बारे में देखते हैं। एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी। तो ये कैटेगरी देख लीजिए, ठीक है ना। जैविक घटक 3 प्रकार के थे और ये 4 प्रकार के कौन? उपभोक्ता हो। उसमें कौन कौन से होते? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी। जैसा कि हमने देखा उपभोक्ता जो थे उनको 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से 4 प्रकार थे? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी। जो शाकाहारी वो क्या होते हैं? जो हरे पौधे पत्ते खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उनमें कौन आते हैं? बकरी और हिरण, ये शाकाहारी में आते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं उनमें वो मांस खाते हैं, उनमें कौन आता है? जैसे मगरमच्छ, उसमें मगरमच्छ आता है। और जो तुम्हारे सर्वहारी होते हैं, सर्वाहारी, उनमें हरे पौधे खाने वाले व मांस खाने वाले जो दोनों होते हैं। ऐसे कौन आते हैं? इसमें मनुष्य आता है, और आपका मनुष्य हो गया। और एक ले लेते हैं इसमें जैसे कौवा, कौवा एग्जाम्पल हो जाता है। और मनुष्य, ये किस में आते हैं? ये सर्वाहारी में आते हैं। जो परजीवी में आते हैं, ऐसी परजीवी क्या होता है? पैरासिटिक होते हैं, जो कि जैसे कि जूहा किसी मनुष्य के ऊपर बैठ के अपना खाना उसको बना लेता है। किसी को सिर में बैठे उसे खाना, जैसे कनीली किसी भैंस के ऊपर वो बैठी है और उसका कौवा आएगा, उस कौवे को खा लेगा और उसकी खुजली भी शांत हो जाएगी, कौवे की भूख भी मर जाएगी। ये परजीवी होते हैं, ऐसे इनको पैरासिटिक होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो इसलिए मैंने इसका ये एग्जाम्पल दिया है, कौवा और भैंस का। और एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको जैसे मनुष्य का, जिसके सिर में जूए होते हैं, उसमें केवल परजीवी को ही फायदा होता है ना। तो अब आगे देखते हैं। पहले इनको उपभोक्ताओं को जो 4 प्रकार में बांटा गया है, उपभोक्ताओं को 4 प्रकार में कौन कौन से बांटा गया था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वो कौन कौन से थे आपके? पहला था शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। इनकी एग्जाम्पल बताइए आपने अभी आपको। इसमें कौन आता है? जूहा। इसमें कौन आता है? मनुष्य आएगा आपका। इसमें कौन आएगा? शेर आएगा, मगरमच्छ आएंगे। और शाकाहारी में कौन आएगा? बकरी और हिरण, है ना। इसमें सर्वहारी में कौवा, मनुष्य, मगरमच्छ, बकरी, हिरण। और इसमें आएंगे आपके जूहा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब देखेंगे हम जो आहार श्रृंखला होता है उसके बारे में बात करें। आहार श्रृंखला क्या होती है? तो आहार श्रृंखला, तो इसको लिखने पर इसके बारे में बताते हैं। आहार श्रृंखला क्या है? इसमें जो जीव होते हैं वो एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। सीधी सीधी बात इसको जान लेते हैं। तो एक जीव है दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, दूसरा जीव तीसरे जीव पर, तीसरा जीव चौथे जीव पर निर्भर। इसीलिए एक जीव पूरी चेन साइकिल चलती रहती है। इसे कहते हैं फूड साइकिल।
या चेन साइकिल, तो ये आहार श्रृंखला हो जाती है। तो इसमें जो भी है एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि घास और हिरण और शेर, ठीक है ना। हिरण किसे खाएगा? घास को खाएगा। और शेर किसे खाएगा? हिरण को खाएगा। तो ये जो श्रृंखला चल रही है, जो आहार श्रृंखला फूड चेन चल रही है, इसे आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आहार जाल। अब ये आहार जाल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक जो जाल बनता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं जो आहार जाल है। तो आहार जाल क्या होता है कि आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से, जो आहार श्रृंखला है वो आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, ठीक है ना। जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, ये धीरे धीरे एक जाल का रूप धारण कर लेगी, ठीक है ना। जो यही है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला आहार जाल का रूप धारण कर लेते एक रूप से जुड़ी रहने के कारण धीरे धीरे। तो इसमें जो उदाहरण के लिए उसकी बात कर लेते हैं, कौन कौन आता है इसमें। जैसे कि ले लेते हैं चील, ठीक है, चील को ले लिया हमने। और चूहा, चील हो गई, ठीक है ना, चूहा हो गया। और लोमड़ी, लोमड़ी ले ली। और खरगोश और पौधे, ठीक है ना। कौन कौन हो गया? चील हो गई, चूहा, लोमड़ी, पौधे। अभी हम का एक जाल बनाएंगे, ठीक है ना, और जाल को समझाएंगे ये कैसे कैसे इसमें काम करता है। और तिलचिट्टा ले लो इसमें, तिलचिट्टा हो गया। और क्या लेते हैं इसमें? सांप ले लेते हैं, सांप हो गया। और इसमें मेंढक ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम पूरा जाल बनाएंगे जो एक दूसरे को जो खाएंगे। इसमें ये नहीं है कि एक ही दूसरे को खाएगा, एक लोग दो दो चीजों को उसमें खाएंगे। पूरा एक जाल नेटवर्क बनाएंगे। जैसे कि चील है, चील चूहे को खाएगा, है ना। चील सांप को, सांप किसे खाएगा? मेंढक को, मेंढक तिलचिट्टे को, तिलचिट्टा पौधे को, ठीक है ना। खरगोश पौधे को, लोमड़ी खरगोश को, और चील खरगोश, जो चूहा है चूहा पौधा, ठीक है ना। सांप चूहे को। तो ये एक जाल बनता है ऐसे, इसमें पूरा एक जाल बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? आहार जाल। तो आहार जाल क्या था? आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है। जो आहार श्रृंखला है वो आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, जो कि इस प्रकार चलता है। इसे क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। अब हम देखते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन क्या है? ओजोन को सबसे पहले कहां देखा गया था? ओजोन का जो छिद्र नाम से आता है, ओजोन का छेद, उसे ओजोन का छिद्र क्यों कहा जाता है? उसमें क्या छेद है या उसकी जो परतें हैं वो मोटी हुई हैं, मोटी से पतली हो गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और कौन से सन में इसको देखा गया था सबसे पहले और कहाँ देखा गया था, ठीक है ना। तो उसको हम कहानी को बताते हैं, उसके बारे में देखते हैं। 1985 में इसको कहानी को चालू करते हैं ओजोन परत की। 1985 से चालू हुई थी, जिसको एंटार्क्टिका में पहली बार ओजोन की जो लेयर थी, परत थी, उसमें मोटाई में कमी को देखा गया था। उस मोटाई में कमी आने के कारण उसको हमने कहा था ओजोन का छिद्र, ठीक है ना। उस चीज को छिद्र कहा था। सन 1985 से ये कहानी चालू होती है। तो ओजोन परत के बारे में देखते हैं। ओजोन परत, इसको चालू करते हैं 1985 से। सबसे पहले कहां पर देखा गया था? एंटार्क्टिका में देखा गया था, ठीक है ना।
क्योंकि इसको एंटार्क्टिका में सबसे पहले देखा गया था। ओजोन छिद्र को, जिसकी जो मोटाई थी लेयर की, उसकी में मोटाई में थोड़ी कमी आ गई थी, जिसको छिद्र का नाम दिया गया था, ओजोन छिद्र का। मोटाई में कमी आने पर ओजोन छिद्र नाम दिया। इसको क्या कहा था, मोटाई में कमी आने पर ओजोन छिद्र कहा गया था। 1985 से चालू होती है। इसको जानने के लिए एक और चीज होती है, अगर ओजोन के बारे में कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो पहचानने के लिए आपको कई सारे क्वेश्चन दे दिए कि ओजोन परत को सबसे पहले किस सन में देखा गया था, कहाँ पर देखा गया था। तो इसको ले लेते किस सन में देखा गया था, तो 1985। इसको आपको थोड़ा याद रखना है। ऑप्शन आएंगे तो उसमें भूल जाएंगे 85 था या 86 था या 83 था, क्या था। तो इसको पहचानने के लिए कोई भी साइंटिस्ट होता है, किसी का जन्म हुआ है, जब किसी साइंटिस्ट का जन्म मान के चलो 1905 में हुआ है, तो इससे पहले तो वो कोई एक्सपेरिमेंट करने से रहा, इससे पहले तो कोई चीज को बारे में बताने से रहा। जब उसका जन्म 1905 में हुआ है तो उसके बारे में कोई पूछा जाता उसने पहला एक्सपेरिमेंट कब किया था, तो 10 साल तक तो बड़ा ही होगा, 1915 तो वैसे ही हो गए, ठीक है ना, 1915 तो वैसे ही चले गए। तो जो भी है 1915 का 1920 में आएगा, तो ऑप्शन में आ जाता है आपका, कभी पूछ लेता है तो साइंटिस्ट ने, कोई भी साइंटिस्टों के बारे में बात बता रहे हैं तो सोच लेते हैं उसने कब एक्सपेरिमेंट किया गया था, कोई भी उसका पहला। तो जब साइंटिस्ट का आपका जन्म पता है 1905 में हुआ है, तो ऑप्शन में अगर वो आपके में दो ऑप्शन डालता है, जो दो ऑप्शन है आपके 1902 और 1902 और 1903, ठीक है ना, तो ये तो होंगे ही नहीं। सीधा सीधा ध्यान रखने का है, जब उसका जन्म ही 1905 में हुआ है तो इसमें तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि जब था ही नहीं वो। तो ये एक थोड़ी चीज़ों को समझने की होती है, को कैसे क्वेश्चन का आंसर लगाया जाता है। जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी जाती है उसमें ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है, भूल जाते हैं कि उसने उसका आविष्कार कब किया था और कैसे क्या चाहिए, तो वो पहचानने का थोड़ा तरीका है, और फिर अपने अपने हिसाब से देखा जाता है, ठीक है ना। ओजोन के बारे में और बात करते हैं, इसको क्यों उसकी जो परत में मोटाई में थोड़ी कमी आई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ओजोन जो थी, ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता में गिरावट का मुख्य जो कारण था, ओजोन की इस मात्रा जो तीव्रता में जो गिरावट का मुख्य कारण था, वो क्या था, मुख्य कारण कौन था, मानव संश्लेषण, रसायन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो क्या क्या था इसमें, ओजोन में, ओजोन परत। तो ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव और संश्लेषण, ठीक है ना, मानव है, संश्लेषण और रसायन, क्लोरोफ्लोरो, जो रसायन थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में को माना गया है। जो उसकी कमी आई थी उसको क्या माना गया था, उसकी कमी कैसे आई थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, रसायनों के कारण, मानव जो संश्लेषण के कारण, कई चीजों के कारण उसमें देखा है। तो उसके कारण उसकी जो मोटाई थी ओजोन लेयर की, उसमें थोड़ी कमी आ गई, ठीक है ना, थोड़ी कमी आ गई, इसलिए इसको ओजोन परत यानी ओजोन का जो छिद्र कहा गया, ओजोन की परत में कमी आ गई थी। तो 1987 में क्या हुआ था, 1987 की बात कर लेते हैं। उसमें एक और हेडिंग आती है 1987, जो कि आपकी किताब में दे रखा है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक 1987 याद रखना है, ओजोन में कुछ याद नहीं रखना, और एक 1985 याद रखना है। ये दो चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक ना, ये दो चीजें याद कर लेते हैं। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो था उसका, 1987 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, ठीक है ना, जो कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम था उसको क्या कहता है, UNEP, ठीक है ना, में सर्वानुमति बनी की, तो क्या बनी की थी, इसको कहते हैं CFC, है ना, क्या थी, CFC,
सी। उसका क्या नाम था पूरा? क्लोरो कार्बन, ठीक ना, क्लोरो कार्बन, जो कि आपका CFC, ठीक है ना, इसको याद रखना, क्लोरो कार्बन को, CFC को याद रखना, ठीक ना। CFC के उत्पादन को 1986 में, CFC का जो उत्पादन था, किसका? CFC का जो उत्पादन था 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा गया। 1986 के स्तर पर ही इसको सीमित रखा गया था। और उसको क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल। इस चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए एरोराइट आराध्या क्लासेस में। वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी नॉलेज को बरकरार बनाते रहिए।